नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ-साथ आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जब भी हम विशेष रूप से यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में, वो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी पीसीएस के प्रीलिम्स हुए हैं अब तक 1991 से लेकर के और आपके 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, उनको अगर आप एक बार देख लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए 40 से 50% कंटेंट आपके पास तैयार हो चुका है। और इसी क्रम में ये चौथा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। मैंने 1991 से स्टार्ट किया था, तो 91 का पेपर मैंने आपको दे दिया, 92 का दे दिया, 93 का दे दिया, ये 94 का है। तो इसको देख लीजिए। हालांकि पुराने पेपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, वो या तो प्रश्न सीधे सीधे वहीं से पूछ लिए जाते हैं, और प्रश्नों से ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो आपको करना है कहाँ पे, जो ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऑप्शंस से भी क्वेश्चन बन जाता है। कितने सारे प्रश्न कहाँ से आएंगे बताइए आप? वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही पॉलिटी है, वही इकोनॉमिक्स है, सारी चीज़ें वही हैं, तो प्रश्न बनेंगे कहाँ से? तो अपना जो पैटर्न होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम का या किसी भी पार्टिकुलर आयोग का जो अपना एक पैटर्न होता है वो उसको फॉलो करता है। और ये हमेशा से देखा जा रहा है। पिछले 3 4 साल से आप देखिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं, अगर उनको हम बहुत अच्छी तरीके से लगा लेते हैं, तो आपका लगभग 40% काम जो होता है प्रीलिम्स का वो समाप्त हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, देखते रहना है। तो ये 1994 का पेपर है और इसको आप देखिए। मैं 2022 तक आपको लेकर के जाऊंगा। ये सारे पेपर मैं आपको यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। तो पहला प्रश्न है इसका कि निम्नांकित में कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? शिलालेखों से मिलती है, टेराकोटा मुद्राओं में जो लेख हैं अंकित उनसे मिलती है, या पुरातात्विक खुदाइयों से मिलती है, या इन सभी चीज़ों से मिलती है? तो देखिए कि शिलालेख आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो शिलालेख उस टाइम पे थे ही नहीं। ठीक है। टेराकोटा मुद्राएं भी वहां पे नहीं मिली हैं। हड़प्पा के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, या जितनी भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, वो सभी खुदाइयों से प्राप्त है। ठीक है। तो पुरातात्विक खुदाइयाँ जो है हड़प्पा संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रकाश में लाने का काम करती हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस एक जो है पुस्तक का नाम है, ग्रंथ इसको कह सकते हैं, मैकियावेली का प्रिंस। तो भारतीय ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना इससे करी जाती है, कंपेयरिंग करते हैं मैकियावेली के प्रिंस से? तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। तुलना करने का मतलब क्या है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो कह सकते हैं एक पृष्ठभूमि है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, वही विषय वस्तु मैकियावेली के प्रिंस की है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कंपेयरिंग करते हुए तुलनात्मक रूप से इसकी उपमा जो है इसको दे दी जाती है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? अर्थशास्त्र, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है ये क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? मेनली ये राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। मतलब आपको ये बताना है कि जो राजा के कर्तव्य होते हैं, कोई भी राजा होता है अपने राज्य में नागरिकों के प्रति, उसके लोगों के प्रति उसके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके बारे में बताता है, या फिर देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, या फिर ये राजनीति के सिद्धांतों को स्थापित करता है, या ये वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र के संबंध में जो सही नहीं है कथन, वो ये है कि ये उस टाइम के आर्थिक जीवन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। क्योंकि नाम अगर इसका हम देखते हैं पुस्तक का, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी गई होगी, अर्थशास्त्र के बारे में बात करी होगी, लेकिन वास्तव में ये राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें राजा के सभी कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, एक राज्य की सुरक्षा के लिए, एक राज्य का संचालन करने के लिए कौन कौन से नियम कानूनों का हमको पालन करना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके बारे में इसमें बात की गई है। इसके अलावा आर्थिक जीवन के बारे में तो बात नहीं की गई है, लेकिन वित्तीय रूप से या इकोनॉमिक रूप से किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं, उनकी आवश्यकता पर जरूर इसमें बल दिया गया है। तो ये 1, 3 और 4 ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि ये अर्थशास्त्र के बारे में बात करता है। ठीक है। कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है मूलतः पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लोक प्रशासन से रिलेटेड है। इस पुस्तक में 15 भाग हैं जिनको अधिकरण कहा गया है। 180 इसके भाग हैं। इस 180 भागों में, प्रकरणों में इसको बांटा गया है, और 6000 श्लोक इस ग्रंथ में है, जो कि किस शैली में लिखे गए हैं? चंपू शैली में लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग मंडल सिद्धांत का वर्णन है, सप्तांग एवं मंडल सिद्धांत का वर्णन है। ये पुस्तक जो है गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था
और दासों के रूप में भी चर्चा करती है। चट्टानों को काट करके महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना जो है आंसर देना है आपको। ये 4 नाम आपको दे रखे हैं, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। ठीक है, तो इसमें से आपको ये पता लगाना है कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से जो है विद्वान थे। तो ये हैं आपके अश्वघोष और वसुमित्र, ये दोनों कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है, ये आपको मैच करना है। तो इसमें से केवल चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका खजुराहो, ये सही रूप से सुमेलित है, क्योंकि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो कराया था वो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं इसके बारे में। एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम के मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, इनका जो निर्माण कराया था वो अगर देखा जाए क्रमिक रूप से, तो एलोरा की गुफाएं बनवाई थी राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर जो थे वो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, और मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्न में से कौन सी भारतीय दर्शन की सबसे आरंभिक विचारधारा है? इंडियन फिलॉसफी की सबसे प्रारंभिक विचारधारा कौन सी है? तो ये सांख्य दर्शन है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, जैसे एक चीज़ आप यहाँ से समझते चलिएगा कि मैंने अब तक 3 पेपर सॉल्व आपको करा दिए हैं, और पेपर क्योंकि आपका 14 मई को है प्रीलिम्स का, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर उन प्रश्नों की अतिरिक्त जानकारी या कुछ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं या एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं, मैं उनकी नहीं दूंगा जिनके मैं पिछले 3 पेपर्स में दे चुका हूँ। ठीक है, मैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख करके चल रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये जो पहला वाला प्रश्न है जिसमें हमने बात करी है कि भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलॉसफी की, तो जितनी भी धाराएं हैं इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो इससे पहले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने इसके बारे में जानकारी जो भी है, जितनी भी अतिरिक्त जानकारी बन सकती है वो मैंने पिछले पेपर्स में आपको दे दी है। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? मतलब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही समान अधिकार दिए जाते थे। तो चाहे बात की जाए आपकी गुप्त काल की, चाहे बात की जाए आपकी मौर्य काल की, दोनों ही कालों में, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया वैशेषिक, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। तो गुप्त काल और मौर्य काल दोनों ही कालों में स्त्रियों की जो दशा थी वो पुरुषों के समान थी। आयुर्वेद या जिसको जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है, इसका उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी हमको अथर्ववेद में मिलती है, और वेदों से जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं प्रीवियस पेपर्स में आपको दे चुका हूँ। ठीक है, ये चौथा पार्ट है, पिछले 3 पार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में पिछले 3 पेपर्स में आपको दे चुका हूं। तो जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं उनकी एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर दे करके समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इब्न बतूता था इसको दिल्ली के काजी का पद प्रदान किया था। इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला, ठीक है, जो कि क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब अपनी यात्राओं के बारे में इस किताब में उसने वर्णन किया है। और रहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों को उल्लेखित किया है। जहां जहां उसने यात्रा की, जहां जहां वह रहा, उस स्थान की, उस पार्टिकुलर प्लेस की पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का था, सोशल सिस्टम किस तरीके का था, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, या उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैसी थी, उन सभी चीज़ों के बारे में इसने अपनी पुस्तक रहला में वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने दूत के रूप में चीन भी भेजा था। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। पहला है, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद में जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इन तीनों कथनों में से जो पहला कथन है और तीसरा है वो सही है। पहला ये है कि उसने ज़मीनों की पैमाइश के बाद में ज़मीन से मालगुजारी वसूल करना प्रारंभ किया था। ठीक है, लगान इसकी पूरी सल्तनत में लागू नहीं थी, ये सेकंड वाला ऑप्शन ये गलत है। और इसके अलावा जो प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे उनके अधिकारों को भी इसने समाप्त करने का कार्य किया था। तो पहला और तीसरा जो है कथन आपका सही है। विचार कीजिए, कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है आपका, मुगल गद्दी पर जो औरंगजेब था वो शाहजहां का क्या था, उत्तराधिकारी था। और कारण दे रखा है, क्यों बना था वो उत्तराधिकारी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो सत्य है, क्योंकि औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब के बाद में शाहजहां ही मुगल गद्दी पर बैठा था। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि उसने ज्येष्ठाधिकार, जो ज्येष्ठ पुत्र का जो अधिकार होता है मतलब राजा बनने का, उसका पालन किया गया था? तो नहीं। वास्तव में शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, ठीक है, अगर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी नियम का पालन किया जाता तो राजा कौन बनता? दारा शिकोह। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि आपको ये देखने को मिलता है जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि शाहजहां के बाद में शाहजहां के पुत्रों में राजा बनने को लेकर के बहुत सारे उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। काफ़ी इनमें जो है युद्ध की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, और औरंगजेब जो है इस उत्तराधिकार युद्ध में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। मतलब श्रेष्ठ अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अपने युद्ध कौशल के आधार पर सभी को हरा देता है, सभी को मार देता है और खुद जा करके मुगल सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। तो इसमें जो है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार नियम का पालन नहीं किया गया था, तो कारण जो है इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ए सत्य है, कारण जो है इसका गलत है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित सिखों के धर्म ग्रंथ में किया गया है? मतलब सिखों का जो धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें कौन से सूफी संत के विचारों को लिया गया है? तो वो हैं फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ठीक है, फरीदुद्दीन गज ए शंकर, इनके विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किसने किया था? तो अफगानों ने किया था। इनके बीच में जो युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और मराठा सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था वो सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव जैसे मराठा जो शासक थे या मराठा जो योद्धा थे, उन्होंने जो है मराठों की तरफ से इस युद्ध को लड़ा था। युद्ध में मराठा सेना बुरी तरह हारी थी, और इसके जो है आपको आगे चल करके बहुत सारे परिणाम भी देखने को मिले थे। दो सूचियां हैं समुद्री यात्री और उनसे रिलेटेड देशों से जुड़ी हुई, तो ये मैंने मैच पहले से ही कर रखे हैं। वास्को डिगामा पुर्तगाल से रिलेटेड था, क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था, कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान जो था ये हॉलैंड का था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। किस तरीके से मिलाया गया था? तो अवध का जो विलय किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, वो कुशासन के राज्य की घोषणा करके, मतलब उन पर यह आरोप लगाया गया था कि आप अपने राज्य का संचालन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपके साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जा रहा है। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखेंगे। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, जिसका जो इस टाइम पे जैसे अवध के विलय से जुड़ा हुआ जो टाइम है वो 1848 से 56 के बीच में, इसका जो कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स का जो सिद्धांत था, व्यपहरण का सिद्धांत जो था तो इसी के शासनकाल में 1856 में अवध पर आरोप लगाया गया कुशासन का कि आप सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, और लखनऊ के रेजिडेंट आउटरम ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया था। अवध का नवाब उस टाइम पे कौन था? इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे नवाब वाजिद अली शाह उस टाइम पे अवध के नवाब थे। लॉर्ड डलहौजी का जो काल है 1848 से लेकर के 56 तक का, वो राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत के नाम से या भारतीय जागृति का जनक के नाम से इसको जाना जाता है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, पहला कथन है, ठीक है। तो कथन तो सही है, क्योंकि 1857 में हमको आज़ादी मिली नहीं, हालांकि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए थे। मतलब सभी शासकों का, जो हमारे स्थानीय शासक थे, उनका सपोर्ट जो है बहादुर शाह जफर को नहीं मिला था। तो ये कारण जो है इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो था अवनति की अवस्था में था इस टाइम पे, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के रूप में मतलब 1857 क्रांति से पहले, जब तक कहीं न कहीं औरंगजेब का शासन था, उस टाइम तक पूरा भारत कहीं न कहीं एक केंद्रीकरण, जो केंद्रीय सत्ता थी ना मुगलों के रूप में, वो पहले से मौजूद थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य की पतन की जो है स्टार्टिंग हो जाती है, और यहाँ से एक चीज़ ये स्पष्ट हो जाती है कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल काफ़ी टाइम से मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहादुर शाह जफर जो कि काफ़ी वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, तो वो उस तरीके से इतना प्रभाव जो है जन सामान्य पर नहीं कर पाया, और
बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उनका सहयोग भी उसको नहीं मिला था। इस वजह से जो 1857 का संग्राम था अपनी वास्तविक जो उसकी मोटिव थे उसको प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो उस टाइम पे वास्तविकता थी। राष्ट्रीय भावना उस रूप में नहीं थी जिस रूप में होनी चाहिए, जैसा कि हमको कांग्रेस एरा में देखने को मिलता है, गांधीयन एरा में देखने को मिलता है कि पूरा देश एक ही जो है राष्ट्रीय भावना में बंध जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पहले नहीं थी, राष्ट्रीय भावना ही कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। और इसके अलावा कंपनी की जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें उसको क्या है वेस्टर्न ट्रेनिंग मिली थी, पश्चिम से वो ट्रेनिंग लेकर के आए थे और उनके पास बहुत जो है आधुनिक मॉडर्न उस टाइम के जो मॉडर्न वेपन जो थे उनके पास हथियार भी थे। और हमारे यहाँ पर क्या था कि अभी भाले और तलवार और उन्हीं का टाइम चल रहा था। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर के अपनी सेवा में लगा सकता था। तो तीनों ही कारण सही हैं। ठीक है, तीनों ही कारण थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना जो है राज जमाने में सफल हुई। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? इसने बंगाल में दोहरा शासन लगाया। मैंने पहले से ही मैच कर रखा है इनको। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये प्रेस जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, मीडिया वगैरह उस टाइम पे, तो अखबारों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था तो उसको हटाने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है और इसे भारतीय पत्रकारिता का मुक्तदाता के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 में पारित किया गया था। इससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। ये जो एक्ट था मार्लेमेंटो, इसका उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समाज में उपजी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त या कम करने का था। ठीक है, इस हेतु उदारवादी और मुस्लिम नेताओं को अपनी ओर सम्मिलित करने का भी इसका उद्देश्य था। और इसी वजह से इसने क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के बारे में इसने विचार करना स्टार्ट किया। यानी जो चुनाव होते थे उसमें संप्रदाय के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उनको जो है कर दिया गया था। ये 1909 के एक्ट के द्वारा ही था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रारंभ करके कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम इस एक्ट के द्वारा किया गया था। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जिसको कहते हैं, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये जो है पारित किए गए थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित किए गए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 7 अगस्त 1905 से। इससे जुड़ी हुई जानकारी देखते हैं। वाइसराय था उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग भंग के निर्णय की घोषणा, मतलब बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। इसने घोषणा कर दी स्टेट को। बंग भंग से संबंधित स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किए जाने का निर्णय 7 अगस्त 1905 को लिया गया। ये प्रश्न कई बार इस तरीके से पूछा गया है कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन था वो किस चीज़ का परिणाम था? तो वो बंगाल विभाजन का परिणाम था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को, तो एक निर्णय लिया जाता है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें हम विदेशी चीज़ों की होली जलाएंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी होने की तिथि 16 अक्टूबर 1950 को थी। तो 3 डेट आपको यहाँ से याद रखनी है। एक की घोषणा कब की गई, निर्णय जो लिया गया था बंगाल विभाजन पे 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव जो है लिया गया था 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू कब से हो गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये 50 हो गया, सॉरी 5 कर लेना, इसको टाइपिंग में मिस्टेक है, 1905 को। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 किसके लिए जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, दांडी यात्रा की थी। ठीक है, दांडी यात्रा करके उन्होंने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? अब देखिए ये चीज़ें, हालांकि क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन है तो मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन ये कितनी गलत हिस्ट्री जो है हम लोगों को पढ़ाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मतलब ये कसम खाई थी कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं सकते। और आपको ये भी पता उनकी डेथ कैसे हुई थी। उन्होंने अपनी जो पिस्तौल की लास्ट गोली थी वो अपने अंदर डाल ली थी, मतलब खुद की गोली से ही उन्होंने अपना जो है अपने जीवन को समाप्त किया था। लेकिन किस तरीके से हिस्ट्री में जो है यहाँ से कह सकते हैं जो चेंजेस करे गए हैं, किस तरीके से इसको बदला गया है,
ऑप्शन भी देखो किस तरीके से दिए जाते थे उस टाइम पे कि मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया था। ठीक, तो ऐसा नहीं हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी अपनी ही गोली से हुई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को, लेकिन ऑप्शन है, पेपर में आया था तो उसी टाइम से मैंने इस वजह से इसमें छेड़छाड़ नहीं की है। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो 1857 में प्रारंभ हुई थी, वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, हालांकि आपने जब देखा होगा 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था बाद में, मतलब 1993 के आसपास, 1992-93 में हमारे यहाँ जो है स्थानीय स्वशासन की पद्धति लागू की गई, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर निगम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, तो 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो है इनको सशक्त किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं इससे जुड़ी हुई। गया का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे CR दास। ठीक है, महामंत्री मोतीलाल नेहरू द्वारा विधान परिषदों के स्वरूप तथा कार्यों से संबंधित बिल का प्रस्ताव किया गया। किस किस के द्वारा? CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब ये जो प्रस्ताव पारित किया गया, इसका विरोध किया वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी जैसे कांग्रेस के अन्य नेताओं ने। ठीक है, और इसी विरोध के फलस्वरूप खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन इन दोनों के द्वारा किया गया था 1923 में। बाद में जो आपस में जो वैचारिक मतभेद इनके बीच में चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया और पार्टी जो थी वो पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी, यानी जो अलग से इन्होंने बना डाली थी स्वराज पार्टी। ठीक है, कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। सूची है, मिलान करना है, पहले से मैच्ड है ये। ठीक है, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने करी थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं: चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। इनका कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो कालक्रम है इनका, सबसे पहले इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके बाद में आपका असहयोग आंदोलन होता है, फिर दांडी मार्च होता है 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, ये चंपारण 1917 में हो गया और असहयोग जो है आपका ये 1928 में हो गया। चंपारण, सॉरी, असहयोग 20 में है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग 20 में, दांडी 30 में, और जो आपका भारत छोड़ा था वो 42 में। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ करी गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना करी थी तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पिछले पेपर्स में मैं दे चुका हूँ, पूरा जो है होम रूल लीग के बारे में, और थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी। 1916 में आरंभ किए गए होम रूल लीग को नेतृत्व दिया था क्रमशः बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक के द्वारा आरंभ किए गए होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र था, यानी कहाँ कहाँ पर इनकी लीग काम कर रही थी तिलक वाली? तो कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई को छोड़कर के संपूर्ण महाराष्ट्र। एनी बेसेंट का जो कार्यक्षेत्र था, इन चारों को छोड़ करके, यानी जिन 4 क्षेत्रों में तिलक काम कर रहे थे उनको छोड़ करके संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट की होम रूल लीग कार्यरत थी। इंडियन होम रूल लीग का गठन आयरिश लीग के प्रेरणा स्वरूप किया गया था, मतलब आयरलैंड की लीग से प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर होकर के भारत में इसकी स्थापना करी गई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ है गांधी जी की दृष्टि में सत्य की प्राप्ति का रास्ता। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? आश्वासन बहुत सारे दिए गए, लेकिन पूरा कौन सा दिया? पूरा किया था कि जो रियासतें हैं उनको हड़पने की जो नीति थी डलहौजी वाली, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये जो है मांग जो है शासन ने पूरी करी थी। बाकी देसी रजवाड़ों की स्थिति यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, इस पर कोई काम हुआ नहीं था। भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इस पर भी कोई विशेष काम नहीं हुआ। ठीक है, और इसके अलावा भारतीयों को सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। ये उस टाइम पे तो नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो है इस चीज़ में काफ़ी सुधार देखने को मिले थे। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, दोनों ही डाल दिए हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो वो माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए यहाँ से। सार्वभौमिक सत्ता को अपनाने की योजना को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 20 फरवरी 1947 को एक निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के विषय में माउंटबेटन योजना प्रस्तावित करी गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग डोमिनियन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट 1919, ठीक है। साइमन कमीशन आया 1928 में। होम रूल आंदोलन आपको पता ही है 1916, और गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1931 में। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, और इसमें से कौन सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का? तो यहाँ से देखेंगे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड कृष्ण हो गया है, ये क्रिप्स है, ठीक है। मैं मोबाइल से पूरा ही आपके लिए टाइप करता हूँ, तो कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारे मैंने मोबाइल में ही टाइप करा है। तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लाई एमरी ये जो है इसका कैबिनेट मिशन से कोई लेना देना नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना में जो है बहाबी आंदोलन विशेष रूप से चलाया गया था। कुछ अतिरिक्त जानकारी इसके विषय में देखते हैं। वहाबी आंदोलन ईरान से प्रेरित एक धारणा थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के, मतलब अंग्रेजी सभ्यता जो थी उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाबी आंदोलन चलाया गया था। भारत में इसको लीड किया था, श्रेय जो दिया जाता है इनको, सैयद अहमद बरेलवी और हाजी मौलवी मोहम्मद, ठीक है। ये दोनों इसको लीड करने वाले थे। इस आंदोलन के अंतर्गत जिहाद का नारा दिया गया, धर्म युद्ध का नारा दिया गया, और ये जो है स्वतंत्रता से इसका कोई लेना देना नहीं था इस आंदोलन का। अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से एक रिलीजियस आंदोलन था, सांप्रदायिकता से भरा हुआ आंदोलन था, इसको हम कह सकते हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और इस अधिवेशन के उनमें से अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दिखाते हैं? तो जितनी भी स्कूल शैली आपको नजर आ रही है यहाँ पे, चाहे पहाड़ी स्कूल हो, राजपूत, मुगल, कांगड़ा, ये सभी चित्रकला से जुड़ी हुई शैलियां हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन उपबंधों का समावेशन संविधान के भाग 4 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट है? 36 से लेकर के 51 तक है। इन तत्वों को समाहित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया था। मूल संविधान में इसको मूल अधिकार माना गया था, संपत्ति के अधिकार को, फिर इसको बाद में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब वर्तमान में ये आर्टिकल 300 क में एक विधिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मौलिक रूप से संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत समाहित किया गया था पहले, ठीक है। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं कुल 6 हैं। मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 क, ठीक है, 300 क के अंतर्गत क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सही है।
अन्य जानकारी, संविधान के अनुच्छेद 80 तथा परिसीमन की वर्तमान स्थिति के अनुसार इसकी कुल सदस्य संख्या 250 निहित की गई है राज्यसभा की, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों का सामान्य कार्यकाल राज्यसभा वालों का कितना होता है, 6 होता है, और वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो 245 है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता देता है, कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ठीक है। यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन के तरह न्यायालय को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के नियमों के विपरीत है या संविधान के नियमों को क्रॉस कर रहा है, तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसको क्या मतलब उसको बिल्कुल भी खत्म किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा। तो न्यायालय द्वारा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा दिए गए समस्त कार्यों में, जैसे कानून बनाना, संसद कोई कानून बना दे, ठीक है, संविधान में संशोधन कर डाले, नियम बना दे, उपनियम बना दे, कोई भी अध्यादेश जारी कर दे, और वो जो है संविधान सम्मत नहीं हो, मतलब संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो उनकी समीक्षा की जाती है न्यायालय के द्वारा। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है। हालांकि हमारे संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि न्याय के निर्णय से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो आर्टिकल 13, 131, 132, 246 में न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमको प्रतिबिंबित होती हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत किसी भी कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार है अगर वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसी विधि बना दी गई है, कोई भी ऐसा कानून बना दिया गया है, कोई भी ऐसा संशोधन कर दिया गया है जो न्याय सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित हो चुका हो किंतु सभा द्वारा संशोधित किया गया हो, ठीक है। तो क्या होगा उसका, तो उसका होगा कि ये पारित समझा जाएगा, लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे, ठीक है। यहाँ से अब इसके बाद में अगला देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया था कार्यकाल में। उसके बाद में वराहगिरी वेंकट गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, इनको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और इसके बाद में फिर दोबारा से पूर्णकालिक जो कह सकते हैं राष्ट्रपति बनाया गया था वराहगिरी वेंकट गिरी को। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पे? नागौर से इसको जो है प्रारंभ किया गया था और बाद में इसको आंध्र प्रदेश में जो है लागू किया गया था। यानी सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो वो राजस्थान के नागौर से, ठीक है। और इसी वर्ष जो दूसरा स्थान था या दूसरा स्टेट था वो आपका आंध्र प्रदेश था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का निषेध करता है, छुआछूत का निषेध करता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है उसके पद से। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग चला करके, आर्टिकल कितना, 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किसके समान महत्व दिया गया है? तो यहाँ से आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है किनको? योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत के कैबिनेट मंत्री के समान रैंक प्रदान किया जाता है और इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और पहला जो योजना आयोग था या वर्तमान में जो काम कर रहा है नीति आयोग, इन दोनों के ही जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो क्या होता है, किसकी तरह कार्य करता है? वो भारत सरकार के लिए एक न्यायिक सलाहकार की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। इनसे जुड़ी हुई जानकारी, महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल जो भी होते हैं उनका प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है आर्टिकल 76 में किया गया है। ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है, जो न्यायिक सलाहकार की भूमिका बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो आर्टिकल 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है, और महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल रखा जाता है, जो एक न्यायिक सलाहकार की तरह कार्य करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना 76 के अनुसार महान्यायवादी, तो महान्यायवादी वो है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, लेकिन प्रश्न हमारा किसके बारे में है? सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो सॉलिसिटर जनरल क्या काम करता है? ये महान्यायवादी के असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इक्विनॉक्स जो होता है वर्ष के 2 काल, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है, तो कहाँ पे? विषुव जिसको कहते हैं, तो ये 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेटम रेखा क्या होती है? ये एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है, डेटम लाइन। ठीक है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी, मतलब भारत में काफ़ी वर्षा होती है लेकिन फिर भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण देखेंगे, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का जो भी जल होता है वो तेजी से बह जाता है। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ती है भारत में, तो वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, यानी भारत में विशेष रूप से जो वर्षा होती है, मौसम है अलग अलग मौसम है, तो बारिश के जो दिन होते हैं जुलाई अगस्त के आसपास जो है वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सभी कारण हैं कि भारत में वर्षा ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी हमारे देश की जो धरती है वो प्यासी समझी जाती है, सभी इसके कारण हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है, ये भी जो है डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मैं भूगोल पर ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी सामान्य सी बात है, मैंने भूगोल के नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी किताबें हैं उन सभी की एक ही सिंगल पीडीएफ बनाई है मैंने, सभी को कंबाइंड नोट्स तैयार किया है, यानी लगभग 9 किताबें हो जाती हैं आपकी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की। उन सभी 9 किताबों को मैंने एक नोट्स की फॉर्म में, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए दोनों में ही काम आते हैं, और दोनों में ही वो आंसर राइटिंग में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने जगह जगह पर फ्लो चार्ट्स वगैरह डायग्राम वगैरह का यूज उसमें मैंने किया। तो उसका प्राइस मैंने 90 रुपी रखा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्राइमरी सोर्स है स्पेशली ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, जो सबसे मेरी मुख्य कह सकते हैं जिस पर मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं फोकस करता हूँ, तो वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। ठीक है, बाकी की अगर जैसे ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो इतिहास और जो भूगोल है, इन दोनों की जो एनसीईआरटी हैं ये तो कम से कम आपको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। बाकी इनके अलावा और भी किताबें होती हैं, कुछ चीज़ें जो यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं उनको पूरा करने के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक का जो है हेल्प ले सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से एक चीज़ ज्योग्राफी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बुक खरीद करके लाइए, जो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो किताबें हैं वो क्लियर करेंगी, दूसरी कोई बुक नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये भी जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। कजरहट जो है ये सीमेंट के लिए फेमस है। कोयली जो है ये तेल परिष्करणशाला, रिफाइनरी वगैरह जो होती है वो है। आनंद जो है ये दुग्ध उत्पादों के लिए जाना जाता है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम शैली में पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम शैली में पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क सामान्यतः धारवाड़ और कडप्पा दोनों ही शैलों में पाया जाता है, लेकिन आर्कियन क्रम की जो नीच चट्टानें होती हैं, इसके अलावा सिस्ट सेल जो होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके अपर्दित पदार्थों से बनी होने के कारण धारवाड़ क्रम का जो लौह अयस्क होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि भारत में जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख सेल क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए, वो धारवाड़ है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना। बाघ परियोजना का औपचारिक रूप से जो स्टार्टिंग इसकी करी गई थी 1 अप्रैल 1973 को। राज्य और राजधानियां दे रखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, ये सभी आपको पता होंगी। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग। भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तीनों ही राज्यों को इससे लाभ मिलता है।
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है सर, ये भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस मरुस्थल का विस्तार यानी सहारा मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, मंगोलिया में है। थार मरुस्थल जो है इसका विस्तार भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, जो देशों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में विशेष रूप से यह फैला हुआ है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका, ये भी सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायरेक्ट 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़िए, भूगोल का एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर होगा। यूं तो एक दो प्रश्न ऐसा आ जाता है जो कहीं भी किसी भी किताब से मैच नहीं होता, लेकिन अपने आप में एनसीईआरटी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा कि काफ़ी जो है सही है। विश्व का चीनी भंडार कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है या चीनी का भंडार। मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच है, ये भी जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन। यूएसए और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। निम्न योजनाओं और कार्यक्रमों को सुमेलित करना है आपको, और ये जो योजनाएं हैं ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किस चीज पर जोर दिया गया था? विशेष रूप से सामुदायिक विकास पर, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण की बात की गई थी। तीसरी योजना में आधारभूत उद्योगों का प्रसार, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो। चौथी पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था स्वावलंबन की प्राप्ति पर, और पंचमी योजना पर आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP 1978-79 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, IRDP वाला, ठीक है। इसके अंतर्गत रणनीति क्या बनाई गई थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। IRDP का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें पूरे परिवार का अंगीकरण मतलब पूरे परिवार का आपको डेवलपमेंट करना है, इसके अंतर्गत एक रणनीतिक रूप से कार्य इसमें किया गया था। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये प्रश्न जब पूछा गया था तब भी गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी, और आज भी जो है गोवा की ही प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अगर अर्थ समझें तो सीधे रूप में अवमूल्यन का मतलब है कीमतों में कमी, और थोड़ी सी जानकारी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अवमूल्यन का सामान्य अर्थ है किसी भी करेंसी को, यानी किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसको अन्य देशों की मुद्रा के मामले में या उनके अन्य देशों के मुद्रा के सापेक्ष अपने देश की मुद्रा की जो वैल्यू है उसको कम कर देना, ठीक है, विनिमय दर में कमी जो है कर दी जाती है। मुद्रा अवमूल्यन द्वारा संबद्ध देश यानी जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है अपने व्यापार के घाटे की बढ़ती प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए ये काम जो है करता है, अवमूल्यन का काम करता है, ठीक है। और जब अवमूल्यन कर दिया जाता है तो उसके पीछे एक मोटिव ये भी होता है कि अधिकाधिक निर्यात किया जाए चीज़ों का, ठीक है, और उपयुक्त आर्थिक वातावरण व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जब आपकी मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके सामान की कीमत भी कम हो जाएगी, तो जिससे बाहर के लोग अपने आपके सामान को जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ आपके सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी कीमत गिर चुकी होगी, ठीक है। तो अपने आर्थिक वातावरण को व्यवस्थित करने का प्रयास जो है वो अवमूल्यन में किया जाता है। सामान्यतः अगर एक ही शब्द में एक ही वाक्य में कहें तो सामान्यतः मुद्रा अवमूल्यन द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो किस फसल पे पड़ा था? गेहूं की फसल पर। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे ज्यादा किस देश को किया जाता है? तो इंग्लैंड को। यहाँ से कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। भारत में चमड़ा निर्यातक 3 जो राज्य हैं वो शीर्ष हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पश्चिम बंगाल। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है आपका चेन्नई में है। शीशे की जो छड़ होती है जब उसे भाप में रखते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चौड़ाई सर अव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोहे की जो डेंसिटी होती है वो पानी से अधिक होती है और पारे से कम होती है, ठीक है, इसी वजह से लोहा पानी पर तैरता है। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख जाती है, इधर एक दर्पण रख दिया, इधर एक दर्पण रख दिया,
और उसके बीच में आपको बिठा दिया गया, तो आपके जो प्रतिबिंब बनेंगे, आपकी जो इमेजेस बनेंगी, आप दोनों मिरर की तरफ देखिएगा तो आप गिन नहीं पाएंगे, अनंत जो है आपकी इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कभी आप जब हेयर कट कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक मिरर आपके सामने लगा होता है, एक मिरर पीछे लगा होता है, तो आपको बहुत सारी इमेजेस उसमें दिखाई देती हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है और उसका कारण क्या है? क्योंकि तेल का जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वो पानी से कम होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? ये ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन के जो सिद्धांत होता है, संलयन का सिद्धांत जो होता है, उस पर काम करता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्या रीजन है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, वो कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद में नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वो वक्राकार है। लोलक की घड़ियां, जिनमें लोलक होता है, देखा होगा आपने, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे एक पेंडुलम लटका होता है, जैसे घड़ी है, ठीक है, इसके नीचे एक पेंडुलम लटका होता है जो गति करता है इस तरीके से, ये जो है घड़ी होती है। तो लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में, एक इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वो कम हो जाता है, और उसके कम हो जाने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने का बिंदु होता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, पेंसिल का लेड है, ये किसका रूप है? ग्रेफाइट का रूप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। कारण क्या था? उसने ऐसा क्यों कहा था? उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का जो नियम है वो फेल हो जाएगा और जितनी भी मात्रा है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये दोनों ही सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। निम्नांकित में से कौन सा सही है? अब देखिए, इसमें जो है, क्योंकि पुराना पेपर है तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को फॉर्म करके कोई एक, कह सकते हैं, एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। निम्नांकित में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये नहीं है भैया। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी सही नहीं है। किडनी काम क्या करती है? किडनी हमारे सारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करने का काम करती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है वो क्या है? वो प्रोटीन होता है। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो जलीय पौधे जो होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, टीका होता है, ये किसके लिए दी जाती है ट्रिपल एंटीजन? ये डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए। ठीक है, डीएनए में उपलब्ध को अमीनो अम्ल नहीं बनाता। ठीक है, डीएनओ अमीनो अम्ल नहीं बनाता, तो टायरोसिन जो होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम, उनमें पाए जाने वाले डीएनए की बनी संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं, यानी जो डीएनए होता है हमारा, उसमें जो भी जेनेटिक लक्षण होते हैं जो कि एक पिता से पुत्र में या माता पिता से उसकी संतान में जाते हैं, तो वो डीएनए के थ्रू जाते हैं। उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम जीन कहते हैं। जो लक्षणों का कह सकते हैं ट्रांसफ़र होता है, लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, वो जीन होती हैं। डीएनए में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, उनके नाम आप यहाँ से याद रखेंगे: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये 4 बेस होते हैं। सॉरी। डीएनए की संरचना में जो एडेनिन होता है ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी। अब इनमें क्या रिलेशन होता है आपस में? कि जो एडेनिन होता है हमेशा थाइसिन के साथ, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में क्या बनाता है? पेयर बनाता है, जोड़े बनाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन हमेशा अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, जबकि टायरोसिन जो होता है ये एक गैर अनिवार्य, गैर कंपलसरी जो होता है अमीनो अम्ल होता है, जो मानव के शरीर में ही निर्मित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टायरोसिन जो होता है गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है, और इसकी जो निर्माण होता है वो मानव के शरीर में ही होता है, जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन जो हार्मोन होता है आपका, एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या करता है? निर्माण करता है।
निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसंख्या और मानविकी के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनका अध्ययन जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जनांकिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये कैप कैनेडी से छोड़ा गया था। यहाँ से और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आप देख सकते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम था IRS-1A, ये सोवियत संघ के यानी रूस के प्रक्षेपण यान वोस्टॉक, जिस प्रक्षेपण यान से इसको छोड़ा गया था उसका नाम वोस्टॉक था। वोस्टॉक 2M की मदद से बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। इस सैटेलाइट का निर्माण किसने किया था? DRDO ने। ठीक है, भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? ये एक सैटेलाइट था इंडिया का। 12 जून 1990 को ये सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट श्रृंखला के प्रथम पीढ़ी का चौथा और अंतिम उपग्रह इनसैट 1D का प्रक्षेपण 12 जून 1990 को किया गया। इसके प्रक्षेपण यान का नाम था डेल्टा 4925। ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म नामक युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये अमेरिका और उसके मित्र देश जो थे वो एक साइड में थे और दूसरी साइड में इराक, यानी युद्ध हुआ था इराक और अमेरिका और उसके मित्र देशों के बीच में। अतिरिक्त जानकारी, 1991 में खाड़ी संकट आया था, गल्फ जो प्रॉब्लम आ गई थी, उसके अंतर्गत कुवैत सरकार के पक्ष में अमेरिका व मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना द्वारा इराक के विरुद्ध जो एक युद्ध अभियान चलाया गया था उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य क्या था? कुवैत को इराक से मुक्त कराना। ठीक है, और कुवैत की हेल्प इसमें अमेरिका और उसके जितने भी सपोर्टिव कंट्री थे उन्होंने करी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये हेग में है। ठीक है, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 3 अप्रैल 1946 को। हेग क्या है? ये नीदरलैंड की राजधानी है। इसे यूएनओ के एक प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कुल न्यायाधीश होते हैं 15, जिसमें से 5 न्यायाधीश स्थायी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष का निर्वाचन प्रादेशिकता के अनुसार किया जाता है। इसके न्यायालयों का जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो ये 1994 का एग्जाम था, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इन प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेष रूप से जब भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात आती है, चाहे वो कोई स्टेट PCS हो चाहे वो UPSC का हो, उसमें विशेष रूप से यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है ऐसे लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर चुके होते हैं इन एग्जाम्स में। वो हमेशा कहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की जो भी स्टडी मटेरियल उसको बाद में पढ़ें, सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों का पैटर्न जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपको प्रश्नों का पैटर्न समझ में आता है तो किताब पढ़ने का तरीका आपका अपने आप बदल जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि किताब का कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं इनको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और इसका जो अगला पार्ट है वो जल्दी ही कल या परसों में मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।